तो ये मुझे कल मुझे चालान हो गया है मैड्रिड में। और ये चालान ऐसा आता है, इन्होंने स्टिकर मेरे शीशे पे लगा दिया था यार। लिस्बन से पार्किंग में निकालते समय गाड़ी लग गई, पीछे एक खंबा था और बैक करते करते घुस गई गाड़ी उसमें। देखिए यहाँ कैसे ग्रास की कटिंग होती है। ये ऊपर जो वो मशीन है, इससे वो ग्रास की कटिंग कर रहे हैं यहीं आईबीएस होटल में, मेरे होटल के बाहर में। और ये साथ में एक प्रेशर से इस लॉन को, वो मतलब जो घास कटा है वो उसको एयर से ऊपर की तरफ भेज रहा है। ऐसे करके यहाँ पे ये बड़े बड़े जो ग्रीनरीज वाले एरिया हैं उन सबको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ग्रीनरी करना तो आसान है, एक बार में चलो घास वास लगा दिया, बट इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि रेगुलर घास तो हर कुछ दिन में बढ़ जाते हैं, तो उनकी रेगुलर कटिंग और लॉन की मोइंग वगैरह जो है वो ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब लोग घास वगैरह की कटिंग करते हैं। ये दो मशीन्स यूज़ होती हैं, एक ये काटने वाली और एक वो एयर प्रेशर वाली वैक्यूम की तरह होती है, जो उसको ऊपर घास को साइड करने के लिए यूज़ होती है। तो ये वापस से उस घास को सारे को सब ऊपर कर दिया, साइड कर दिया। तो कल से एड ब्लू का वार्निंग आ रहा था गाड़ी में, गाड़ी का एड ब्लू हो गया है ख़त्म। 100-200 किलोमीटर की ही रेंज बची थी एड ब्लू की। तो थोड़ा सा हमारा एड ब्लू अभी तक ईरान वाला बचा हुआ है, ये जो पहले का गिरा हुआ है एड ब्लू वो यहाँ पे। कैसे खुलेगा भाई, इसको घुमाना जिधर की तरफ। तो एड ब्लू की वार्निंग आ रही थी, ऑलरेडी 200 किलोमीटर का ही रेंज बचा है एड ब्लू का। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी 2 बार डालने के बाद भी अभी आई गेस 3-4 लीटर कुछ एड ब्लू बचा होना चाहिए। तो इसको डालते हैं ताकि अभी इमीडिएट प्रॉब्लम जो है हमारी वो सॉल्व हो जाए, और फिर हम अब कहीं पे एड ब्लू रीफ़िल कराएंगे। अभी कल परसों मैंने बार्सिलोना में सर्विस कराई थी, बट यहाँ सर्विस कराते समय ना एड ब्लू वगैरह नहीं डालते हैं, तो ये अलग से डलवाना होता है पेट्रोल पंप्स पे। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि एड ब्लू एक डीजल कार्स में ना, अभी जो नई BS6 इंजन आई है अपने इंडिया में, उन डीजल कार्स में डीजल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो वो डीज़ल के उसको प्यूरीफाई करता है, तो पोल्यूशन कम हो जाता है। तो ये अभी अपने यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह का चक्कर जो ज़्यादा है, उससे ये हर गाड़ी में, हर डीज़ल कार में ये एड ब्लू डालने का प्रोविज़न हो गया है, जिससे पूरा वो फ़िल्टर होता रहे डीज़ल, और जो हवा है वो ज़्यादा पोल्यूट ना हो। चलो भाई, सेकेंड लीटर तो निकल गया, गिर मत जाना भाई, कमी बचा है। हाईवे पे चला के गाड़ी गंदी हो जाती है रोज़। कल फिर गाड़ी इतनी गंदी हो गई, हाईवे पे पूरा वो कीड़े वीड़े होते हैं ना, तो हर 2-3 दिन में ना गाड़ी सफाई करने का कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नई सुबह के साथ शुरुआत हो गई है दिन की, और मैं हूँ आज पोर्टुगल में। इंग्लिश में पोर्टुगल कहते हैं, हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, और इनके लोकल लैंग्वेज में जो पोर्टुगीज़ लैंग्वेज है उसमें पोर्तुगले टाइप की स्पेलिंग है, आई डोंट नो वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो ऐसे सेम वर्ड के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका होता है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग CEO। मैं इस चैनल पे दिल्ली से लंदन हियरिंग एक्सपेडिशन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, हियरिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और अपनी जर्नी आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। 29 कंट्रीज़, 20,000 किलोमीटर्स और लगभग 70 डेज़ की ये जर्नी है, लगभग 2.5 महीने के आसपास की ये जर्नी है। और हम लोग अभी ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जर्नी में हैं। तकरीबन 13-14 कंट्रीज़ कवर हो चुकी हैं। आज एक नई कंट्री कवर करने वाले हैं, पोर्टुगल। इसके कैपिटल लिस्बन के पास में मैं रुका हुआ हूँ। लिस्बन से करीब 20-25 किलोमीटर पहले रुक गया था मैं हाईवे पे। उधर होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे सिटी सेंटर में, तो यहाँ पे रुक गया था।
और अभी हम चलने वाले हैं सिटी सेंटर की तरफ में। ये वो रिज़ॉर्ट है जहाँ पे कल मैं रुका था। आइबिस होटल्स का नाम तो हम सब लोग जानते ही हैं इंडिया में, तो ये आइबिस वालों का रिज़ॉर्ट है। ये देखिए कितना अच्छा सा रिज़ॉर्ट है, लाइवली सा प्लेस, ग्रीनरीज चारों तरफ, बड़ी सी पार्किंग, 100-150 गाड़ियों की। अपने यहाँ पे ज़्यादातर वो हाई राइज होटल्स बनते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज़ में आई गेस लैंड की कमी नहीं है इन लोगों के पास में, तो ये लोग ज़्यादा स्प्रेड करके बनाते हैं। हाई राइज की जगह ये लोग बड़ा बनाने में बिलीव करते हैं। ज़्यादातर जो इनके होटल्स या ऑफिसेज़ हैं वो इस तरह के होते हैं, अनलेस वो बिल्कुल किसी सिटी सेंटर या डाउनटाउन में हो। तो सिटी सेंटर में तो फिर जगह की कंस्ट्रेन और कॉस्ट का कंस्ट्रेन होता है। तो चलिए चलते हैं, चेकआउट करते हैं। ऑलराइट, तो ये आइबिस से हम चेकआउट कर चुके हैं और हम बढ़ते हैं अपनी कार की तरफ। एडब्लू की वार्निंग आ रही थी कल से, एडब्लू गाड़ी का ख़त्म हो रहा था, तो एडब्लू वगैरह डालना है और एडब्लू डाल के और फिर डीज़ल भी आगे चल के लेना ही होगा, तो करके फिर आगे बढ़ते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये है हमारे रिज़ॉर्ट का बाहर का एरिया, पूरा बड़ा सा वो ग्रीनरी वाला एरिया है। 100-150 गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये सारी गाड़ियाँ कल फुल थी। कल एक ही कमरा बचा था जो लास्ट में हमें मिला। ये पूरी कार्स जो यहाँ पे थी ये सब भरी हुई थी। सब सुबह चेकआउट हुआ है तो सब लोग गए हैं। अब हम भी निकलते हैं आगे की ओर। ये है अमेजिंग नज़ारा लिस्बन एंटर करते हुए। ये लिस्बन सिटी में एंटर कर रहा हूँ। ये ऊपर बोर्ड पे जो लिस्बोआ लिखा हुआ है ना, तो लिस्बोआ पोर्तुगीज़ में बोलते हैं इसको, मतलब जिसको इंग्लिश में हम लिस्बन कहते हैं। और ये है बहुत ही अमेजिंग व्यू लिस्बन सिटी का। दूर मुझे एक ब्रिज दिख रहा है, जो ब्रिज एक्चुअली मतलब इसका बिल्कुल एंट्री पे ही ये ब्रिज है। जैसे ही अभी हम इसके पास जाएंगे, वो रेड कलर का अमेजिंग सा ब्रिज है जो कि एक रिवर है, शायद उस रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड वाओ, क्या नज़ारा है। मतलब जो सारे, अभी मैं आपको यहाँ के वो बिल्डिंग्स दिखाता हूँ, तो जो छत है ना, सारे बिल्डिंग का छत बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, एक सिमेट्री में छत है। तो अभी चलते हैं। ये हमारे साथ राइट साइड में ऊपर में आई गेस जीसस क्राइस्ट का स्टैचू बना हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को देखना होगा। बट ये राइट साइड में मेरे ऊपर में एक स्टैचू दिखेगा अभी आप लोगों को। थोड़ा आगे चलते हैं, पास आ गए ना, तो पेड़ वेड़ से सब ढक रहा है। ये टोल भी आ चुका है यहाँ पे, तो पहले तो हम टोल के हिसाब से चले। ये है सिटी एक्चुअली। ये देखिए, ये राइट पे जो ऊपर स्टैचू दिख रहा है, ये एक फेमस स्टैचू है यहाँ का। और ये टोल क्रॉस करते ही हम उस ब्रिज पे पहुँचने वाले हैं। इस स्टैचू का नाम है सेंटूरियो दी क्रिस्टो रे। ये मैंने मैप से पढ़ के नाम बताया है। और इट इज़ वन ऑफ द मॉन्यूमेंट जो हमने इंटरनेट पे पढ़ा था इसके बारे में। और ये सामने टोल पार करते ही एक रिवर है, और रिवर के बाद जो एक्चुअल ओल्ड लिस्बन सिटी है वो रिवर के आगे है। तो हम लोग अभी उस ब्रिज पे एंटर करने वाले हैं। चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग वापस से लिस्बन सिटी में टोल पे आ गए हैं। ये क्लास ऑफ व्हीकल के हिसाब से इनके चार्जेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। देखते हैं हमारा कौन से क्लास में आता है। मुझे लगता है कि ये 4 जो है ना, ये ट्रक वगैरह का होगा, और क्लास 2 सबसे कम बाइक्स टाइप का होगा। तो हमारा क्लास 2 या 3 होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये कितना चार्ज करते हैं। हम आने वाले हैं, अब हमारा काउंटर पे नंबर आने वाला है। शायद 440 है हमारा, €4.40 हमारा क्लास 2 व्हीकल में आता है। यहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा है, उस पे ये प्राइस मेंशन था, वो आ रहा था। ये बैरिकेड खुल चुका है और हम एंटर कर गए हैं लिस्बन शहर में। ये सामने एक रिवर है, उसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, जो काफ़ी फेमस पुल है यहाँ पे लिस्बन में। तो ये दिख रहा है। ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जीसस क्राइस्ट का मॉन्यूमेंट है। ये 1959 में बनवाया गया था, और ये इसलिए बनवाया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में पोर्टुगीज़ जो है वो बच गया था, उसको कुछ नहीं हुआ था, पोर्टुगीज़ को छोड़ दिया गया था। मतलब एज अ कंट्री इनके साथ फाइट नहीं की गई थी। तो इसलिए यहाँ के जो किंग थे उस समय, उन्होंने 1959 में बनवाया था। और ये एक ग्रैटिट्यूड का सिंबल है, थैंक यू बोलते हुए। और जीसस पूरी सिटी की तरफ देख रहे हैं और अपना हाथ फैलाए हुए हैं।
सो इस मॉन्यूमेंट का ये रेलेवेंस है पूरा। अब हम आ गए हैं फ़िलहाल इस ब्रिज के ऊपर में, लिस्बन का फेमस ब्रिज, और इसके चारों तरफ जो है ये समुंदर ही समुंदर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर नहीं होगा, ये सी होगा जो इधर की साइड है। सो दिस हैज़ एन अमेजिंग व्यू। अरे वाह, दूर तक क्रूजेस वगैरह भी लगे हुए हैं। ये है पोर्टुगल सिटी के अंदर का व्यू। ये एक सिटी वॉल बना हुआ है बीच में, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। मतलब ये ब्रिज व्रिज सब कितने छोटे लग रहे हैं उसके सामने में, ये बड़ा सा है। और ये भी बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है पोर्टुगल का, जो अभी आपको इस वीडियो में दिख रहा है। अरे वाह, कितना बड़ा सा है, कितना बड़ा सा, ह्यूज ह्यूज। ये है लिस्बन सिटी का व्यू। अगर आप ये रूफ टॉप देखेंगे, छत देखेंगे इन मकानों का, भले ही मल्टी स्टोरी मकान है, बट इन सब का रूफ बिल्कुल दूर से एक जैसा, एक ऑरेंज कलर का दिखेगा। और वो वाला जो होता है ना हट वाले स्ट्रक्चर में, वैसा दिखेगा। इसका मतलब हो सकता है यहाँ स्नोफॉल वगैरह काफ़ी होता हो, तो इसलिए सारा हट स्ट्रक्चर में है। बट फिर भी छोटी बिल्डिंग हो बड़ी बिल्डिंग हो, बिल्कुल सेम कलर का इनका वो रूफ टॉप है, एक ही जैसा बिल्कुल। ये लिस्बन का सिटी सेंटर है। ये जो स्टैचू है आप लोग देख रहे होंगे बीच में, ये यहाँ का सिटी सेंटर है, और बहुत ही पुराना स्टैचू है। जो ये चारों तरफ बसें वगैरह भी लगी हुई हैं, लोग इसको घूमने आते हैं। पीछे पार्क है। ये है प्रॉपर लिस्बन शहर, सिटी सेंटर एरिया जो हम क्रॉस कर रहे हैं। नीचे ट्रैम्स का भी ट्रैक बना हुआ है, और इसी में ऊपर सारी कार्स, बसेस, टैक्सीज वैक्सी सब चल रही हैं। काफ़ी पुराना कंजस्टेड सा एरिया है। और एक चीज़ यूरोप यूएस में देखने को मिलती है जो बड़ी अच्छी लगती है, कि जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनका फर्स्ट राइट होता है रोड पे चलने का। तो जैसे ही कोई पैदल पार करने वाला अगर रोड पे आता है क्रॉस करने के लिए, तो कोई भी गाड़ी होती है इवन मेन रोड पे भी, तो रोक देते हैं, पहले उसको क्रॉस करने देते हैं। दो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स वगैरह बने होते हैं, तो ज़्यादातर लोग पैदल वाले लोग भी रूल फॉलो करते हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करते हैं। हमारी तरह ये नहीं कि बीच से कहीं से भी कूद गए रोड पे क्रॉस करने के लिए। ये है इनका पुराना आर्किटेक्चर। पोर्तुगल आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है और बहुत वेल नोन है वर्ल्ड में। बहुत पुरानी और अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिख जाती हैं। मतलब 200, 400, 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही अच्छी वो है। ये है एक्चुअल पुराना पोर्तुगल सिटी, लिस्बन का जो बिल्कुल पुराना एरिया होता है। ये देखिए कैसे पतली सी रोड है, बहुत पहले की बनी हुई, और पहाड़ टाइप का रास्ता है। सी के बगल की ये सिटी है लिस्बन, जो मतलब समुद्र के बगल में बसी हुई है। और ये कैसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो ऊपर उसका रूफ टॉप देखिए एक तरीके का बिल्कुल वो हट स्टाइल वाला। और ये हम जा रहे हैं एक बड़े फेमस रेस्टोरेंट में यहाँ पे, जो कि काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस भी है। तो हमने ढूंढ ढांड के इंटरनेट से निकाला है, वहाँ पे जा रहे हैं आज हम लंच करने। और ये हमें यहाँ की पुरानी गलियों से होते हुए लेके जा रहा है जो जीपीएस है। अरे वाह, क्या पुराना आर्किटेक्चर है पूरा। सारी बड़ी बड़ी पुरानी हेरिटेज टाइप की बिल्डिंग्स हैं, और इसीलिए ये पतली हैं, पुरानी हैं, तो इसलिए ये वन वे भी हैं। तो आने का एक तरफ से है, और जब इधर से हम वापस जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से रास्ता होगा। देखते हैं कैसा है, कहाँ पहुँच गए हम लोग। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, 4 फ्लोर की, 5 उसकी। ये सामने ट्रैम है यहाँ का। कैसे रोड पे एक साथ ये छोटे छोटे ट्रैम्स भी चल रहे हैं, और यहीं साथ में गाड़ियाँ भी चल रही हैं। ट्रैम रुक रहा है सवारी बिठाने के लिए, पीछे कार्स रुक जा रहे हैं उसके। तो ये सब बड़ा अलग है ना, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है ना।
सवाल है कि इतने कंजस्टेड एरिया में पार्किंग कहाँ मिलेगी। पार्किंग तो मेरे गुड ही होते हैं। पर इतनी गवर्नमेंट ने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि हाँ कुछ तो सोचा होगा। सामने पी लिखा है, लेकिन आपने बोला पार्किंग, कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा। वो अरे सामने ये हुई ना बात, तो पार्किंग लेफ्ट पे है इसका मतलब। कहीं तो मुझे लगता है वो होगी बेसमेंट में, क्योंकि यहाँ तो ऊपर तो जगह ही नहीं है लोगों के चलने की। चलते हैं पार्किंग ढूंढते हैं। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिला है यहाँ पे ढूंढते ढूंढते। खैर रोड के साइड्स में, मतलब ये कंजस्टेड सी सिटी है ना, तो ज़्यादा कुछ पार्किंग मिलता नहीं है। तो यहाँ पे रोड के साइड में मिली है एक पार्किंग। ऐसी पार्किंग्स हैं, मतलब कोई वो बेसमेंट वाला स्ट्रक्चर या बहुत सारी जहाँ पे मतलब कार्स हो सकें, ऐसा नहीं है। बस ये रोड के किनारे कई जगह पे पार्किंग स्पॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे लगा दीजिए। उसमें भी जैसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था, तो ये कोई थिएटर है साथ में, तो ये उनकी रिज़र्व पार्किंग है। कुछ हैंडीकैप्ड के लिए रिज़र्व्ड होती है। फिर कुछ नो पार्किंग होता है टैक्सी वगैरह के लिए, जहाँ सिर्फ टैक्सी आके रुकती है और मतलब सवारी लेके जाए, तो वो परमानेंट पार्किंग नहीं है। तो ऐसे बड़े कम स्पॉट्स हैं, और साइन से ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं कि कौन सा मतलब क्या कह रहा है ये साइन। तो खैर सब करते कराते बड़ी मुश्किल से ढूंढ के एक पार्किंग तो लगा दिया है यहाँ पे मैंने। 2 घंटे का 4 यूरो चार्ज है। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स ले रही है वो पार्किंग टिकट की जो मशीन है, और हमारा कैश ख़त्म हो चुका है। अब हमें सिर्फ, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा कैश जो है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे एक एटीएम है जिससे हम ट्राई करते हैं मशीन से पैसे निकालने का। अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा, और नहीं तो फिर कुछ करेंसी एक्सचेंज ढूंढेंगे यहाँ पास में। ये एक एटीएम मशीन है, यहाँ पे हमने ट्राई किया, बट बहुत ही एक्सपेंसिव था। मतलब यहाँ पे नॉर्मली 87-88 रुपीज़ का 1 यूरो है, हमें 104 रुपये का 1 यूरो मिल रहा था। मतलब 103 या 4 रुपये का, मतलब ऑलमोस्ट 15 रुपये का डिफरेंस था 1 यूरो पे। तो अगर हम 100 यूरो कराते तो 1500 रुपये का, 1500 रुपये का डिफरेंस आ जाता 100 रुपये में ही। मतलब जो एक्चुअली 8700 रुपीज़ की करेंसी है वो हमें 10,300 या 400 रुपये में मिल रही थी। तो खैर यहाँ पे मैंने मना कर दिया, छोड़ दिया, तो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 1500 रुपये ज़्यादा वेस्ट करने से। क्योंकि आसपास में कोई ना कोई करेंसी एक्सचेंज हमें मिल ही जाएगा, तो करेंसी एक्सचेंज में कंपैरेटिवली बेटर रेट मिलना चाहिए। और ये रेस्टोरेंट्स हैं, और पीछे रेस्टोरेंट वगैरह में आप देख रहे हैं कैसे लोग लाइन लगा के वेट कर रहे हैं। लंच का टाइम हो गया है ना, और ये सब पुराने पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और इसलिए लोग लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। तो सबसे पहले तो कोई करेंसी एक्सचेंज वाले को ढूंढते हैं, फिर चलेंगे अपने रेस्टोरेंट की तरफ जो कि पास में ही है। सो ये ट्रैम्स चल रही हैं यहाँ पे लिस्बन सिटी में। ये ऐसे ऊपर किली टाइप का है, ऊपर से आ रहा है। ये स्टैचू एक बना हुआ है। मैकडॉनल्ड्स भी है यहाँ पे, वाह, ये है मैकडॉनल्ड्स। तो लेकिन मैकडॉनल्ड्स समझ के कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि मैकडॉनल्ड में कुछ भी वेज मिलता नहीं है बाहर में। अपने इंडिया में ही वेज मिलता है, बाकी मैकडॉनल्ड में बाहर में जल्दी वेज कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले पूछते हैं करेंसी एक्सचेंज कहाँ पे है, फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली मैं करेंसी एक्सचेंज वाले को ढूंढने निकल गया हूँ, और ये एक भाई है जिन्होंने मुझे पार्किंग ढूंढने में हेल्प किया था। मतलब ये जो रोड पे खड़े नहीं होते ऐसे ही 10-20 रुपये मांगने वाले, उस टाइप का है। तो पार्किंग मैंने लगवा दिया, फिर करेंसी एक्सचेंज के पास ही मुझे लेके जा रहा है अपना 1-2 यूरो के लालच में। तो इसको कुछ पैसे दे देंगे और अपना करेंसी एक्सचेंज का काम भी हो जाएगा। और भूख तेज़ लग चुकी है घूमते घूमते, लेकिन उसके बाद में फिर इसके बाद सीधे रेस्टोरेंट चलना है। यहाँ एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है मैंने कि लड़कियाँ ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं, लड़के कम हैं। मतलब अगर रोड पे भी हम लोग देखें तो इन कंपैरिजन टू बॉयज़, गर्ल्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये है H&M, ये है एप्पल स्टोर यहाँ का। तो करेंसी एक्सचेंज हो गया है यहाँ पोर्टुगल में, हमें रेट भी अच्छा मिला, कोई कमीशन भी नहीं लिया इन्होंने, और $300 के बदले
276 यूरोज़ दिए। तो 276 यूरोज़ में अगर हम बात करें तो मतलब हमें हमारे $1 का 81 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने लिया, अगर मैं उसको रुपीज़ में बताऊं तो दिस वाज अ नाइस प्राइस। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। मतलब अगर 87-88 रुपीज़ का 88.8 का यूरो चल रहा है तो हमें 2-3 रुपये ही 1 यूरो पे ज़्यादा देने पड़े, वर्सेस ATM में 15 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ रहे थे 1 यूरो के। तो अब फाइनली चलते हैं, पार्किंग टिकट लेके कार पे डालता हूँ और आगे चलते हैं रेस्टोरेंट के लिए। ये मैं पार्किंग के टिकट्स ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2-2 यूरो के 2 कॉइन्स मैंने डाल दिए और ये हो गए मेरे 4 यूरो। इसका मतलब कि 433 तक मैं पार्क कर सकता हूँ। अभी 233 हो रहा है। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, ये सिक्का जो था ये नीचे चला गया और आइडियली मेरा पार्किंग टिकट, हाँ ये मेरा पार्किंग टिकट प्रिंट होके आ गया है। इसका मतलब है कि 12 तारीख को 433 तक के लिए ये पार्किंग वैलिड है। मतलब 2 घंटे की जो पार्किंग है ये करीब 4 यूरो की है। तो 2 घंटे के लिए मैंने अपना टिकट ले लिया है और अब मैं इसको अपने कार पे आगे डैशबोर्ड के पास में रख दूँगा ताकि कोई आए तो देख सके। और हमारा टारगेट रहेगा कि इस 2 घंटे में हम अपना सारा खाना पीना घूमना करके और यहाँ से अपनी कार लेके निकल जाएं। ऐसे भी शाम का 4:30 हो जाएगा, तो इट इज़ गुड कि हमें आगे जाना है तो निकल जाए 2 घंटे में। थोड़ा सा हमने सिटी की फील नहीं ली है। गुड सिटी, नाइस ओल्ड सिटी है पूरा, तो इसकी जो एक वाइब है वो अच्छी है। ये देखिए सारा ये जो बिल्डिंग्स हैं सब पुरानी पुरानी हैं और हो सकता है आप लोगों को भी गैप से आगे सी दिख रहा होगा। वो 2 बिल्डिंग्स के बीच में ना पीछे सी है पूरा, तो ये बिल्कुल सी के किनारे का शहर है। ये मेरी गाड़ी लगी है आगे और अब उस गाड़ी के डैशबोर्ड पे मैं अपना ये पार्किंग टिकट रख दूँगा। चलते चलते पूरी थकान हो गई है, लेकिन फाइनली हम आ गए हैं पोर्टुगीज़ ओरिजिनल रेस्टोरेंट। ओरिजिनल टेस्ट का जो रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इसका नाम है ये तबेरना दा रुआ दास फ्लोरेस। लिस्बोआ मतलब लिस्बन में है ये। और दिस इज़ द रेस्टोरेंट। देख के ही पता लग रहा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक प्योर जो पुराना पोर्तुगीज़ फूड है वो यहाँ पे मिलता होगा। और ये कुछ इनकी लैंग्वेज में लिखा है। एंट्रादा मतलब जो स्टार्टर्स होते हैं ना हमारे यहाँ पे, एंट्री भी कहते हैं कई, एंट्रादास कहते हैं उसको, प्रातोस मतलब ये बाद में जो इनकी मेन डिश होगी। लेकिन खैर हम तो वेटर से ही पूछेंगे। और ये पूरा क्राउडेड है अंदर, अगर आप देख सकते हैं तो अंदर तक और भी कुछ सीट्स हैं, बट ये पूरा ही फुल है। तो वेटिंग फॉर आवर टर्न, हमने अपना नाम लिखवा दिया है और थोड़ी सी वेटिंग है, तो जल्दी ही हमारा नंबर आने वाला है। फिर हम चलते हैं अंदर खाने, पोर्टुगीज़ खाना आज का स्पेशल। तो ये फाइनली हमारा नंबर आ गया है। विष्णु और हाँ यहीं बैठने का है, अंदर बुला रहा है। वाह, तो ये है रेस्टोरेंट और ये है रेस्टोरेंट का पूरा एम्बियंस। ये अंदर में भी कुछ सीट्स वगैरह हैं ऐसे। फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है पोर्टुगीज़ रेस्टोरेंट में खाना। ये ब्रेड और ऑलिव्स और ये ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें ये आते ही दे देते हैं, सर्व कर देते हैं, ताकि एज अ स्टार्टर आप खाते रहें जब तक आपका वो मेन खाना नहीं आता है। तो हमारा मेन खाना भी ऑर्डर हो चुका है। सो जैसे ही आता है फिर हम शुरू करते हैं। तो ये आ गया है हमारा फर्स्ट डिश, जो एक स्टार्टर है। ये नीचे टोमेटो सूप है, ऊपर से ऑमलेट एक छोटा सा एक रखा हुआ है और ये ब्रेड, जैसे हमारा ब्रेड क्रम्स होते हैं वैसे ये बेक्ड ब्रेड्स हैं और ये लेमनेड है साथ में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टार्टर है और मेन कोर्स आइटम अलग होगा। तो हम पूरा का पूरा एक बास्केट जो ब्रेड है वो ऑलिव ऑयल्स और ऑलिव्स के साथ खा चुके हैं और अब ये स्टार्टर लेमनेड के साथ शुरू करने वाला है। ये आ गया है हमारा सेकेंड डिश, जिसमें ये तो कुछ वो जो बॉइल्ड छोले होते हैं ये वो है, एग्स हैं साइड में, लेकिन ये बीच में जो दिख रहा है ना ये फ़िश है एक्चुअली।
तो ये फ़िश का कुछ सैलेड टाइप का है जो ये लोकल पोर्टुगीज़ डिश है। तो प्रीति साइड से इधर से छोले खा लेगी, अंडा खाती है वो खा लेगी, मैं फ़िश इधर ऊपर से उठा के अपनी तरफ लेके खा लूँगा। और इसके बाद आ गया है हमारा आइस टी, जो कि है हमारा फाइनल डिश। इसके बाद आइस टी पीते हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत ही अमेजिंग खाना था। तो पोर्टुगीज़ की एक डिश बहुत फेमस है जो बहुत सैकड़ों सालों से लोग यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन अभी भी इसकी रेसिपी नोन नहीं है। तो कहा जाता है कि पोर्टुगल में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास इसकी रेसिपी है। और ये मैं आया हुआ हूँ अभी इस रेस्टोरेंट में, ब्रासिलेरिया, जो कि 1905 का रेस्टोरेंट है। तो करीब 120 साल के आसपास पुराना रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है और उसके साथ ये डिश है पेस्टेल दे नाटा, 2.25 यूरो का, मतलब लगभग 200 रुपये का। तो पेस्टेल दे नाटा मैंने ऑर्डर किया है, जो इनका एक्चुअल ट्रेडिशनल डिश है और आज भी सिर्फ पोर्टुगल में 3 लोगों के पास ही इसकी रेसिपी है। तो ये फ्रूट टार्ट से बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक्चुअली वो डिश पेस्टेल दे नाटा। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा। सो ये इनका बड़ा फेमस डिश है। और साथ ही मैंने ऑर्डर की है अपनी कैपुचिनो, और कैपुचिनो हर जगह पे थोड़ी सी अलग मिल रही है। सो इस बार ये पोर्टुगल का कैपुचिनो के साथ हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का लोकल डिश पेस्टेल दे नाटा। करीब 125 साल पुराने रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसे तो बैठे अंग्रेज़ लोग, यही हम चाहते थे कि हम लोग सबके साथ ऐसे ही बैठे रहें, घूमें फिरें। अब तो और हम रोड ट्रिप पे आए हैं, तो कहीं पे कॉफ़ी पी रहे हैं, कहीं पे खाना खा रहे हैं, किसी कंट्री में डिनर कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? मज़ेदार, बहुत अच्छा। एम्बियंस जो है यहाँ की बहुत अच्छी है, मतलब पूरा पॉजिटिव सा। इतनी सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि कोई खंडर सी हो रही है। मतलब ये सब 200-200 साल, 400-400 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बट तब भी आज एकदम यहाँ पे वेल मेंटेन्ड, लाइवली, कोई गंदगी नहीं। सो दिस इज नाइस। प्लस पूरी दुनिया से लोग आते हैं घूमने यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए हुए हैं लिस्बन सिटी सेंटर। ये आ गया है हमारा सेकंड डिश, जिसका नाम है ब्रासिलेरिया स्वीट टोस्ट विथ सेरा दा एस्ट्रेला चीज़ क्रीम। और ये है हमारी डिश, ये इसकी क्रीम है और ये स्वीट टोस्ट है जो क्रीम पे डाल के, और साथ में मैं खाने वाला हूँ। अमेजिंग, ये भी अच्छा दिख रहा है बहुत। व्हाट इज़ दिस अबाउट? We are nursing students and we are raising funds to do a dinner to help the hospitals from Lisbon with all the nursing students from Lisbon. If you want to help, you can help. Oh, okay. You can sing for us? Oh, very nice. Good to see all of you. Thank you, thank you. तो ये नर्सिंग स्टूडेंट हैं सारे जो फंड रेज कर रहे हैं। Thank you very much. Very nice. Yeah, you too. तो लिस्बन घूमना हुआ पूरा, बहुत ही मज़ेदार शहर था। मुझे ऐसा लगता है कि लिस्बन के लिए हमें एक आध दिन और रखना था, लेकिन ठीक है, आज के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने घूम लिया।
और इसी बहाने फिर कभी दोबारा पोर्टुगल आने का मौका मिलेगा या मन करेगा, अगर कुछ चीज़ें छोटी भी रहेंगी तो छोटी मोटी। बट बहुत ही मज़ेदार खाना था, यहाँ का खाना ट्राई किया। यहाँ का जो फ्रूट टार्ट है जो कि बहुत पुराना है और सिर्फ 2-3 लोग उसकी रेसिपी जानते हैं, वो ट्राई किया। तो अमेजिंग था। सिटी का खुद का भी एक जो वाइब है वो बहुत ही अच्छा था। अरे एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। कल मैड्रिड में जब मैंने कार पार्क किया था और आप लोगों को दिखाया था कि मैंने होटल के बाहर रोड पे ही कार लगाई है और मेरी पार्किंग स्लिप नहीं निकला था उसमें से, मतलब मैं पे कर रहा था तो पार्किंग के टिकट्स नहीं आ रहे थे। मतलब मुझे देख के लग रहा था पार्किंग का जो मतलब प्रिंटर का कागज़ वगैरह ख़त्म होगा कुछ भी। तो एनीवेज़ वो टिकट अगर मैं ले भी लेता तो भी मेरी 1 बजे तक की पार्किंग थी और मैं वहाँ पर करीब 2 बजे तक मैंने पार्क कर रखा था कार को। तो ये मुझे कल मुझे चालान हो गया है मैड्रिड में। और ये चालान ऐसा आता है, इन्होंने स्टिकर मेरे शीशे पे लगा दिया था। तो इनफैक्ट मैं जब वहाँ से स्टार्ट करके मैं चला तो मुझे पता भी नहीं था कि चालान हो गया है। थोड़ी देर बाद में जब मैंने पानी के साथ वाइपर से अपना शीशा क्लीन करना चाहा तो मेरे वाइपर में लगा था, कोई पेपर मूव कर रहा था वाइपर के साथ। तो मैंने रोक के देखा तो ये एक्चुअली चालान था जो उन लोगों ने लगाया था। और ये चालान है, ये लैंग्वेज तो ऐसे स्पेनिश होगा तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे 60 यूरो लिखा हुआ है। इम्पोर्टी 60 यूरो, इसका मतलब कि 60 यूरो का चालान है। ये कंट्रोलर जो थे उनका कुछ आईडी नंबर वगैरह होता होगा। और ये मेरे व्हीकल की डिटेल है इस पर, टोयोटा मैट्रिकुला, मतलब जो इसका नंबर है वो UP16 DC 8055 जो मेरे कार का नंबर है। तो ये फाइनली हमारा यूरोप में फ़र्स्ट चालान हो गया और इसका 60 यूरो का चालान है, मतलब करीब 5,000 रुपये का चालान है पार्किंग में ज़्यादा देर खड़े रखने का, या मतलब बिना पेड पार्किंग का। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे से ज़्यादा की एक बार में पार्किंग नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी लिस्बन में मैंने पार्किंग 4:30 बजे तक की ली थी और मैं 5 बजे तक वापस आया हूँ। तो मेरा डर वही था कि कहीं दोबारा चालान ना हो जाए, लेकिन यहाँ तो बच गया। अभी तक कोई स्टिकर लगा हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या था कि अब जैसे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, अब खाते खाते अगर वहाँ 5 बज गया या कहीं दूर था, वॉक करके दूर चले गए, पता नहीं है घूमने में, तो अब 2 घंटे के बाद में सिर्फ पार्किंग टिकट वापस से 2 घंटे का एक्सटेंड करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप 2 घंटे का ही टिकट ले सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद में आपको आइडली कार हटाना चाहिए, बट दोबारा भी आप पार्किंग टिकट लेके डाल सकते हैं, बट एक बार में 2 घंटे का ही मिलता है। और ये यूरोप की कई सिटीज़ में मैंने देख लिया। मतलब सोफिया में जब हम बल्गेरिया में थे तो भी यही रूल था, स्पेन में भी यही था, इवन यहाँ लिस्बन वगैरह में भी यही है, क्योंकि कोई भी आदमी परमानेंटली बहुत देर तक पार्किंग ना ब्लॉक करे, शायद उसके लिए ऐसा कुछ रूल होगा। तो एनीवेज अब मैड्रिड के पार्किंग टिकट का देखते हैं चालान का। नॉर्मली यहाँ के लोगों को तो दिक्कत होती है क्योंकि उनका कार रिन्यू नहीं होता है या ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है या ऑनलाइन चालान दिखता है, बट हमारी कार का इनके पास ऑनलाइन कोई ट्रैकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। तो मैं देखता हूँ, मैं ऑलरेडी स्पेन में एग्जिट भी कर चुका हूँ, अभी तो मैं पोर्टुगल में हूँ, तो अब मैं देखता हूँ इसको कैसे पे कर सकते हैं। मे बी जब कंट्री एग्जिट करें यूरोप तो वहाँ पे कोई प्रोविज़न हो यूके एंटर करते टाइम में, तो जिसमें वो कार नंबर वगैरह जब एग्जिट करते हैं तो चेक करें, तो फिर कोई और चालान वालान होगा तो फिर वो पे करके यहाँ से निकलूँगा। अभी फ़िलहाल आज के लिए लिस्बन घूमना हुआ पूरा, चलते हैं आगे। और फाइनली हमें पेरिस जाना है, लेकिन पेरिस 2000 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम 1-2 स्टॉप्स लेंगे, हम 2 या 3 दिन में पेरिस पहुँचेंगे। तो आज अभी ऑलरेडी 5 बज रहा है, तो 500-600 किलोमीटर जितना 400-500 किलोमीटर में और ट्रैवल कर पाऊँगा, करके रात को 11-12 बजे कहीं पे रुकता हूँ और फिर कल पेरिस के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक 2000 किलोमीटर पेरिस है, तो बीच में जो भी स्टॉप होगा वो कोई प्लान्ड स्टॉप नहीं है, जहाँ तक गाड़ी चलाने का मन करेगा चलाऊँगा, फिर उसके बाद रुक जाऊँगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है पेरिस। तो चलते हैं लिस्बन। बाय बाय कहने का मन तो नहीं कर रहा है लिस्बन को, लेकिन कहना पड़ेगा। सो बाय बाय लिस्बन, लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम हियर। यार लिस्बन से पार्किंग में निकालते समय गाड़ी लग गई, पीछे एक खंबा था और बैक करते करते घुस गई गाड़ी उसमें, लेकिन खैर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बच गए। थोड़ा सा स्क्रैच आया है, शायद ये भी स्क्रब जो होता है वो करने से हट जाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा है, बट एक खंबा जो था उससे लग गया है। शिट, चलो कोई बात नहीं, हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। चलते हैं आगे उस स्क्रैच को इग्नोर करके। क्या अमेजिंग व्यू है यार सिटी का, बहुत ही मज़ेदार। मतलब जेन्युइनली मुझे मन कर रहा है कि पोर्टुगल में हमें एक दिन और रखना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे तो
कितनी सारी चीज़ें हैं बीच में अच्छी अच्छी, तो अब सवाल है कि कहाँ तक रुका जाए हर जगह पे। ये देखो कैसी सिटी है, कैसे ऊपर नीचे, और ये बीच में ये ट्रैम का भी बना हुआ है सांप सा, और इस पे तेज़ चलाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है रेड लाइट, ये देखो कैसे पहाड़ से उतरता हुआ सा रेड लाइट है। और इतनी पतली गली है, लगता है कि एक ही साइड गाड़ी आ जाएगी, लेकिन देखो इस पे बोथ साइड लोग ट्रैवल करते हैं। इट्स नाइस। प्लस इसमें सारे ब्रांड्स और शोरूम्स हैं, और प्लस ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सब बिल्डिंग 200 साल 300 साल पुरानी है। हम जिन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट 125 साल पुराना, 200 साल 150 साल पुराना ऐसे है। तो अब ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि जो ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं वो इंडिया में ही ज़्यादा हैं, हेरिटेज वाली चीज़ें, किंग्स और वो सब चीज़। बट ऐसा नहीं है, हर जगह का अपना एक हेरिटेज है, और हर कंट्री ने अपना अपना जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें हैं, हिस्ट्री, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। आज हम लोग आ रहे हैं तो आज इनके यहाँ जो 500-700 साल पुरानी सभ्यता है, जो बिल्डिंग्स थी या जो चीज़ें हैं, वो उनको उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया है, तो आज हम लोग देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को भी आगे के लिए सारी चीज़ें, जितनी भी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उसको रिस्टोर करके अच्छे से सेफ रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन ये सब चीज़ों को देख समझ पाए और देख पाए कि कैसे लोग रहते थे, क्या हिस्ट्री थी। तो ये पूरा सी का किनारा है, लिस्बन से पूरा सी व्यू, और लोग वॉक कर रहे हैं, घूमने आए हुए हैं। ये पूरा व्यू, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। और ये सामने जो है ये क्रूज़ है, अमेरिकन सीज़, और एक्चुअली रॉयल कैरिबियन का क्रूज़ है ये, और उसका जो नाम है क्रूज़ का वो अमेरिकन सीज़ है। पोर्ट सिटी की यही अच्छी बात होती है कि मतलब क्रूज़ बिल्कुल यहाँ पास में आ जाते हैं, और क्रूज़ से भी कई लोग घूमने जाते हैं। हम भी इस तरह से कई सारे कंट्रीज़ में हम जब क्रूज़ से गए थे, तो जैसे हांगकांग से हमने स्टार्ट किया था, और जापान और फिलीपींस और ऐसे एक दो और भी कंट्रीज़ हमने सब क्रूज़ से कवर की थी। तो जो क्रूज़, जो बड़ी सिटी होती है जहाँ क्रूज़ जा सकता है, तो उसमें क्रूज़ भी घूम लो और उन सिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर लो, सो अच्छा रहता है। इसका मतलब यहाँ पास में जो सी है उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा, ताकि इतनी बड़ी क्रूज़ जो है वो भी यहाँ पे आके लग सकती है। देख रहे हो कितना बड़ा अपार्टमेंट होता है, 12-15 फ्लोर का अपार्टमेंट, वहाँ से यहाँ तक पूरा। बिल्डिंग क्या, मतलब एक बिल्डिंग नहीं, वो प्रॉपर जो पूरा सोसाइटी होती है वैसा लग रहा है। वहाँ से यहाँ तक कितना लंबा सा है। क्या प्लान है फिर आगे का? पेरिस। तो पेरिस इज़ यहाँ से 1750 किलोमीटर है, थोड़ा सा हम चल चुके हैं, अब 1736 बचा है, और 16.5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। तो 16.5 घंटे की ड्राइव, तो मैं इस 16.5 घंटे की ड्राइव को 2 दिन में कवर करना चाहता हूँ। तो डिपेंड करता है आज हम कितना ड्राइव करते हैं। अगर हम आज 6 घंटे ड्राइव करते हैं तो कल 10 घंटे 10.5 घंटे की ड्राइव बच जाएगी। अगर आज हम 8 घंटे करते हैं तो कल 8 घंटे बच जाएगी। लेकिन अगर हम 6 से कम करते हैं, आज 3-4 घंटे की ड्राइव करते हैं, तो कल का दिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि कल 12 घंटे 13 घंटे की ड्राइव, और फिर 2-3 घंटे रुकना, एक बार लंच के लिए, एक बार डिनर के लिए, एक आध कॉफ़ी के लिए, तो 3, तो मतलब कल दिन में फिर 16 घंटे की ड्राइव होगी। हमें सुबह निकलना भी अर्ली होगा 9 बजे, और मतलब रात को भी हम 1 बजे तक पहुँचेंगे पेरिस। तो देखते हैं आज कितना ड्राइव कर पाते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट 6 घंटे की ड्राइव तो आज हो जाए। और ठीक है, अभी 5 बज भी रहा है, तो रात को 11:30-12 बजे तक, हाँ 1 घंटे रुकेंगे कहीं पे बीच में, तो 12:30 हो गया। और रुकने के बाद में फिर टाइम जोन भी तो चेंज हो जाएगा ना वापस से। पोर्टुगल से 1 घंटे बढ़ जाएगा। हाँ, तो एक्चुअली 12:30 जो पोर्टुगल में हो रहा है, वो जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ 1:30 बज चुका होगा स्पेन में। तो बट ठीक है, सोना ही है पहुँच के, क्योंकि जो भी सिटी है वहाँ कुछ घूमने का प्लान तो है नहीं। ये है पूरा सी का एरिया, यहाँ से ठीक से दिख रहा है। ये कंटेनर्स वगैरह रखे हैं, डॉकयार्ड है इनका, शिप वेप का। तो यहाँ से ये पूरा, हाँ ये सी पोर्ट है। मैं शीशा को खोल के दिखा देता हूँ उधर से। फोन भी ले जाते हैं ऐसे लोग? तो ये पूरा नया न्यू लिस्बन का एरिया है, और ये लिस्बन का वो ट्रेडिशनल वाला जो घर है, ये देखो, ये जिसमें सबके रूफ टॉप्स एक जैसे होते हैं ना, ये वाला घर,
लेकिन ये है कि इसके साथ में ही सारे हाई राइज वगैरह भी हैं यहीं सामने में। ये पूरा सामने में पूरा हाई राइज वगैरह का एरिया है। तो ये अपार्टमेंट्स हैं ये सब। तो ये प्रॉपर जो सिटी है ना, लिस्बन सिटी, नई सिटी, जो ऑफिसेज हैं ये है। इधर लेफ्ट में मर्सिडीज का शोरूम भी है, ये मर्सिडीज बेंज। तो ये पूरा जो नया सिटी जो डेवलप हुआ है ये वो है। और हम जहाँ घूम रहे थे पहले वो सारा पुराना लिस्बन का घूमने वाला एरिया है, जो काफ़ी पुराना वाला एरिया है। ये नीचे कोई प्लांट है ना, तो ऊपर पहाड़ से कुछ प्लांट तक लाने का या पहुंचाने का कुछ सिस्टम है बीच में बना हुआ, जो रोड के थ्रू होके जा रहा है। कोई पाइपलाइन है जो ऊपर से नीचे सामान भेजने की है। ये इधर ये प्लांट आ गया इसकी मशीनरी। और इधर साथ में सी है ना, तो कुछ ऐसा काम हुआ जिसमें सी से वाटर की ज़रूरत पड़ती होगी, किसी चीज़ का प्लांट होगा। ये ना, ये स्प्रे करने की, पानी देने की मशीन है एक्चुअली। इसमें जो नीचे लगा हुआ है, तो अब इतने बड़े एरिया में सिर्फ इसको घुमा देते हैं, उससे पानी चला जाता है। तो कहीं पे ऑन था अभी, वो देख रहा था। मतलब एक तरीके से इनके यहाँ बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। हाँ, पानी वानी लैंड में हाँ करेक्ट। यहाँ मैन पावर की प्रॉब्लम है ना। हाँ। तो अब हमारे एक बंदा कैसे पूरा घूम के छिड़केगा, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसी मशीनरीज वगैरह हैं। ये वो फार्मिंग की और भी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं जो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट उसमें से एक ये पानी देने की मशीन थी, मतलब एक तरह से जो पूरा सिस्टम था। अभी आगे कहीं और होगा तो और डिटेल अच्छे से देखते हैं वो सब करके। तो डीजल डालने के बाद में एक क्विक कॉफ़ी विथ सम लाइट स्नैक। ये चीनी का सैशे है जिनके साथ जो इसने दिया है। तो बस एक जल्दी से एक कॉफ़ी पी के और फिर आगे के रास्ते पे चलते हैं। पेट्रोल पंप्स यहाँ के बड़े अच्छे हैं। 15-20 मिनट रुक के ना एक शॉर्ट ब्रेक हो जाता है, क्विक एक कॉफ़ी हो जाती है, डीजल डल जाता है, कुछ खाने पीने का कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। वॉशरूम्स होते हैं यहाँ पे साफ़ सुथरे। तो 15-20 मिनट बॉडी को भी ब्रेक मिल गया, गाड़ी को भी ब्रेक मिल गया, और जल्दी से एक स्नैकिंग वगैरह भी हो गई, कुछ कॉफ़ी हो गया, तो एकदम टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और फटाफट सारा काम भी हो जाता है। सो दैट्स नाइस। जल्दी से कॉफ़ी पी के और फिर निकलते हैं आगे की जर्नी पे। सर हम आए कॉफ़ी लेने, और कॉफ़ी लेने टाइम हमको कुछ नई चीज़ें भी दिख गई। बच्चों के खेलने के पेन, चाय, और यहाँ पे बड़ी अलग यूनिक सी चीज़ दिखी है, ये हनी। ये ना शहद बेच रहे हैं, और शहद जो है वो ये शहद निकालने वाला है प्रॉपर, और ये अच्छे से पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। बट है ये वही चीनी मिट्टी का। मैं लेके तो नहीं आ सकती, बस आपको दिखा सकती हूँ कि शहद यहाँ पे ऐसे बिक रहा है। बड़ा अच्छा सा लग रहा है देख के। तो फाइनली हम पोर्तुगल बॉर्डर से बाहर निकलने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए स्पेन वापस से एंटर करेंगे, बट फाइनल डेस्टिनेशन हमारा फ्रांस है। तो शायद आज रात हमें स्पेन में ही कहीं स्टे करना पड़े, क्योंकि फ्रांस में दूर है यहाँ से फ्रांस। तो हम कल शाम तक, मतलब कल एंटर करेंगे फ्रांस और फिर शाम तक पेरिस पहुँचेंगे। तो आगे चलने से पहले, पोर्तुगल छोड़ूं उससे पहले, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ पोर्तुगल के बारे में बता दूं। पुर्तगाल भी हिंदी में कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि इंडिया का एक पार्ट है ऐसा जो कि पोर्तुगल रूल्ड था, वहाँ पे पोर्तुगल शासन था काफ़ी समय तक, इवन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी। कुछ लोगों को तो पता होगा, बट मुझे पता है कि जो मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं उनको शायद इसके बारे में नहीं पता हो। हमारा ही स्टेट गोवा 1961 तक पोर्तुगल रूल्ड था। तो 1500 सम ईयर में, 15th सेंचुरी में यहाँ के ट्रेडर्स वहाँ पे आते थे, और उन्होंने, वहाँ के ट्रेडर्स ने गोवा में कब्ज़ा करके, या मतलब वहाँ की ज़मीन पे अपना वो बनाया था, अपना शासन इस्टेब्लिश किया था। और इसको एक तरीके से वो अपने ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड की राजधानी भी कहते थे। तो एक्चुअल पोर्तुगल जो है वो वेस्टर्न साइड में है, और ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गोवा काइंड ऑफ इनकी राजधानी होती थी, या इनका जो मेन ट्रांसपोर्ट का या मेन बिजनेस का हब है वो हुआ करता था। और इसीलिए एक और अमेजिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो 61 से पहले गोवा में जिन लोगों का बर्थ हुआ
उनको और उनकी 2 जनरेशन्स को, मतलब 3 जनरेशन्स को पोर्टुगल सरकार अपना वो देती है, सिटीज़नशिप क्लेम करने का ऑप्शन देती है। तो वहाँ के लोग कभी भी पोर्टुगल सिटीज़नशिप ले सकते हैं 3 जनरेशन्स तक, 61 के पहले जो पैदा हुए वो और उनके 2 जनरेशन और आगे। तो इसका मतलब कि गोवा के जो ओरिजिनल 61 के पहले के लोग हैं और अभी तक जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उनमें से कोई भी पोर्टुगल सिटीज़नशिप ले सकता है। सिटीज़नशिप की अच्छी बात क्या है कि वो पोर्टुगल सिटीज़नशिप, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है पोर्टुगल, तो वो यूरोप में कहीं पे भी रह सकते हैं। इट्स नॉट कि उनको पोर्टुगल में ही रहना है, वो जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस कहीं भी रह सकते हैं। इनफैक्ट पहले यूके भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो ज़्यादातर लोग यूरोपियन यूनियन की वजह से यूके में शिफ्ट हो जाते थे पोर्टुगल पासपोर्ट लेके। हालांकि अब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो अब कंपैरेटिवली गोवा कम लोग छोड़ते हैं, बट एक समय पे बहुत सारे लोग थे वो गोवा छोड़ के और यहाँ पे आ रहे थे। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत ही समझदारी से ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय के नाम से, जिससे उन्होंने गोवा को वापस हासिल किया। एक बार हमारी एक बोट जा रही थी टूरिस्ट की, और कुछ शक के बिना पे पोर्टुगल गवर्नमेंट ने, मिलिट्री ने उस पर फायर कर दिया और उसमें एक टूरिस्ट की मौत हो गई थी। तो इससे हमारी गवर्नमेंट को मौका मिला और हमने यूएस के साथ में बातचीत की कि भाई ऐसे दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और फिर उसके बाद जब हमने मिलिट्री एक्शन लिया तो फिर पूरे वर्ल्ड ने कुछ नहीं बोला, नहीं तो उससे पहले हमेशा ये वो होता था। अच्छा, एक और अमेजिंग फैक्ट है कि आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया गोवा पे, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जब इंडियन मिलिट्री एंटर की गोवा में, तो सारे लोगों ने, जो गोवा के सिटीजन्स थे, जो रेसिडेंट्स थे वहाँ के, उन सारे लोगों ने ताली बजा के बहुत इज्जत से इंडियन मिलिट्री का स्वागत किया। तो इससे ये पता लगता है कि वो ओरिजिनली इंडियन कनेक्ट ही था वहाँ पे। इट्स जस्ट कि वो पोर्टुगीज़ वहाँ पे काफ़ी समय से रूल कर रहे थे, जिनको फिर इंडियंस ने वो करके। इसके बाद हमारा पोर्टुगल से रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो गया था। ऑलमोस्ट 15 साल लगे 1961 के बाद में, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, 15 साल तक जब वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टुगल में थे, तब तक इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे पोर्टुगल के। तो करीब 1975 में दोबारा वहाँ पे नए प्रधानमंत्री आए और फिर इंडिया और पोर्टुगल का अब नॉर्मल रिलेशन है। तो अब हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज भी पोर्टुगल गोवा को एक इलीगल ऑक्यूपेशन मानता है इंडिया का, कि हमने कब्ज़ा कर रखा है गोवा पे। ये पोर्टुगल जो सरकार है या जो वो है, उनकी सोच है। इन्होंने 10-15 साल तक तो कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत आवाज़ उठाई कि भाई इन्होंने गलत मिलिट्री एक्सरसाइज किया है और इन्होंने गलत कब्ज़ा किया है। लेकिन फिर फाइनली अब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि क्योंकि ये 61 की बात है, अभी से करीब 60-65 साल पहले की, तो जो अभी 10, 20, 25, 30-40 साल तक के लोग होंगे, बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे होंगे जिनको शायद इस खबर के बारे में नहीं पता होगा। और क्योंकि मैं पोर्टुगल में था, तो सोचा आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊं। तो चलते हैं आगे, स्पेन होते हुए फ्रांस की ओर। तो चलते चलते रात का 1 बज चुका है, 1:45, और हम लोग 600 किलोमीटर लिस्बन से डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और अब 100 किलोमीटर के आसपास में रुकने का प्लान है, जो भी नेक्स्ट बड़ी सिटी आने वाली है। तो क्योंकि 1 बज चुका है, तो रात को कुछ ज़्यादा खाने का ऑप्शन होगा नहीं, तो हमने पेट्रोल पंप पे रुक के ये सैंडविच लिया है मैंने अपने लिए। तो ये टूना सैंडविच है, विच इज़ अ फिश सैंडविच, तो ये मैं खाऊंगा। और एक क्रॉसिंग है जो प्रीति खाएगी। तो ये हमारा डिनर है विद कॉफ़ी, और हम 100 किलोमीटर दूर, मतलब लगभग 1 घंटे में रुकेंगे। तो 2 बजे के आसपास होटल पहुंचेंगे, और फिर आधे घंटा सेटल होने में, सोने में लगेगा 3 बजे। तो फिर आज के लिए यही रहेगा, और फिर कल आगे की जर्नी कैरी करेंगे अपना, पेरिस की तरफ जाएंगे। पेरिस अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1150 किलोमीटर बचा हुआ है। 1750 था जब हमने स्टार्ट किया था। तो मेरी कोशिश है कि 1000 से जितना आसपास बचे कल का डिस्टेंस, ताकि कल एक दिन में मैं पेरिस पहुँच सकूँ। तो करते हैं आज का डिनर, विच इज़ अ सैंडविच, कोल्ड टूना सैंडविच। रात का 2 बज रहा है और हम लोग
स्पेन में हाईवे पे रुके हैं और ये होटल है होटल सियुडेड दी बुर्गोस। बुर्गोस एक्चुअली इस जगह का नाम है, ये जो सिटी है ना ये बुर्गोस नाम की कोई सिटी है और ये 3 स्टार है, इसका मतलब शायद 3 स्टार होटल होगा। तो होटल सियुडेड दे बुर्गोस, खैर रीज़नेबल सा बड़ा सा होटल है। अब यहाँ चल के रूम का पता करते हैं कि कोई कमरा है या नहीं। ऑनलाइन कुछ 80-90 यूरो के आसपास का दिख रहा था, इसका मतलब करीब 7-8 हज़ार रुपये का। बट यहाँ पे इससे कम के होटल्स हैं भी नहीं, शायद बहुत कम होटल्स ही हैं जो 70-80 यूरो से कम के हैं। मतलब 70 यूरो अभी तक हमें मिनिमम दिखा है और 70 यूरो होता है हमारी करेंसी में करीब 6-6.5 हज़ार रुपये। कितना कह रही है? 85 हमें दिख रहा है। कहाँ पे, कौन सी साइट है? Booking.com पे 85 दिख रहा है, ऐसे वो 95। चलो तो 85 यूरोज़ का मिल गया है रूम। 85 यूरोज़ होते हैं करीब 7,500 रुपये के आसपास। मतलब हम लोग को करेंसी कन्वर्जन करा के वो थोड़ा सा और महंगा पड़ता है हर चीज़, क्योंकि जैसे कार्ड से भी पे करते हैं ना तो 91 रुपीज़ के आसपास का, 89 का एक्चुअल प्राइस है यूरो का कन्वर्जन चार्ज, और करीब 2 रुपये ऊपर आता है तो 91 के आसपास आता है। तो 85 यूरोज़ इंटू 91 रुपीज़, तो ये करीब 7,500 रुपये के आसपास का हमें कमरा मिला है हाईवे पे विदाउट ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो करीब 1-1 हज़ार रुपये, 2 लोगों का 2,000 रुपये और बढ़ जाता है, तो हम विदाउट ब्रेकफास्ट ही ले लेते हैं। बट हाईवे होटल्स में अच्छी बात यह है कि हमें पार्किंग के पैसे अलग से नहीं लगते हैं, क्योंकि कुछ मैंने कहीं पे पढ़ा था, इवन यूएस में भी ऐसा है कि अगर हाईवे पे आपका होटल है तो आपको मैंडेटरली पार्किंग रखनी है। मतलब अगर जैसे 100 रूम्स हैं तो आपको रफली 100 या 80 कुछ एक परसेंटेज होता है उतनी पार्किंग रखनी होती है। तो इसलिए इनके पास में पार्किंग भी अवेलेबल होता है और शायद ये चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब लॉजिकल बात है ना कि हाईवे पे तो रुकेगा ही वही जिसको, जो गाड़ी से जा रहा है या जिसको रात में रुकने की ज़रूरत पड़ गई हो। तो इसलिए चलते हैं फटाफट, आप लोग को रूम टूर देते हैं, फिर आज का दिन क्लोज़ करते हैं। मतलब रात के 2 बज चुके हैं तो फटाफट करते हैं। तो ये मैं पहुंच गया हूं अपने रूम में, और ये होटल है। चाबी लगाने की ज़रूरत, अच्छा हाँ है, चाबी लगाने की ज़रूरत यहाँ पे। तो ये रूम है और ये वॉशरूम। अगेन यहाँ पे स्पेन में यूरोपियन स्टाइल वाला वॉशरूम मिलता है, जिसमें दो सीट्स मिलती हैं और इधर की साइड नहाने का एरिया है, बाथिंग एरिया। और एक्चुअली रूम जो है वो काफ़ी ब्राइट और अच्छे साइज़ का है। मतलब हाईवे होटल के हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई काम चलाऊ सा है, मतलब ठीक सा अच्छा सा रूम है, फेयरली ठीक साइज़ का। ये अलमीरा वगैरह है यहाँ पे, और ये फ़ोन वोन सब लगा है, बेड का साइज़ भी ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही बने रहिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, अपने व्यू शेयर कीजिए। कई बार कुछ चीज़ों के प्राइस बताना मैं भूल जाता हूँ बातचीत करते हुए में, तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी जगह के बारे में, प्राइस के बारे में, तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करके। दिल्ली टू लंदन की ये हियरिंग अवेयरनेस को लेके जो मैं रोड एक्सपेडिशन कर रहा हूँ, ये 20,000 किलोमीटर की जर्नी 29-30 देश होते हुए आपके साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सो ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। अब सब सुनेंगे।